नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग लाइब्रेरी। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं MSN के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट हिट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन है उसका कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे डैमेज टू फेशियल नर्व के ये फेशियल नर्व को डैमेज करती है। ऑप्शन बी है कि जो 8th क्रेनियल नर्व होती है उसको डैमेज करती है, या फिर बोन मैरो डिप्रेशन करती है, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है। तो हमें यहाँ पे इसका साइड इफेक्ट बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन बी कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो 8th क्रेनियल नर्व जो होती है उसको डैमेज करती है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये फर्स्ट लाइन ATD है, मतलब एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। अगर वाइल द प्रेगनेंसी स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन ले रही है तो वो बच्चे में जो 8th क्रेनियल नर्व होती है उसको डैमेज करती है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हमारी टोटल क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो उनके 12 मींस 12 पेयर होते हैं। तो इसमें से जो 8th क्रेनियल नर्व होती है जिसको हम वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व कहते हैं, जो हमारे हियरिंग में हेल्प करती है। तो अगर मदर इसको ले रही है वाइल द प्रेगनेंसी तो ये बच्चे में डेफनेस कॉज कर देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड टू कोल्ड स्पंजिंग। कोल्ड स्पंजिंग के लिए जो हम लोग वाटर लेते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। तो ऑप्शंस है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे हमें करेक्ट जो टेम्परेचर है वाटर का वो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन सी, मतलब जब हम किसी पेशेंट का कोल्ड स्पंजिंग कर रहे हैं, अगर वो एंटीपायरेटिक मेडिसिन ले रहा है वो इफेक्टिव नहीं है तो हम लोग साथ के साथ क्या करते हैं, कोल्ड स्पंजिंग भी करते हैं उस पेशेंट की। तो कोल्ड स्पंजिंग का जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हॉट एप्लीकेशन कॉजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हॉट एप्लीकेशन होती है वो सब कुछ करती हैं एक ऑप्शन को छोड़ के। तो ऑप्शंस देखते हैं, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, ऑप्शन सी इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑप्शन डी डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन ऐसा बताना है जो हॉट एप्लीकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन डी, डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो जो हॉट एप्लीकेशंस हैं वो जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनकी मोटिलिटी को डिक्रीज नहीं करती, इंक्रीज करती हैं। तो ABC जो ऑप्शंस हैं ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो हॉट एप्लीकेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल गिविंग एनजी ट्यूब फीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम लोग एनजी फीडिंग मींस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं पेशेंट को, इनमें से कौन सी एक इंटरवेंशन है जो कॉम्प्लिकेशन होने से रोकता है। तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे, एडवांस ट्यूब 2 सेंटीमीटर ट्यूब होनी चाहिए हमारी, वो 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, फ्लश विद 20 ml ऑफ एयर, कि जब हम लोगों ने एनजी ट्यूब स्टार्ट करनी है जो ट्यूब होती है उसको पहले हम 20 ml ऑफ एयर से फ्लश करेंगे। ऑप्शन सी, प्रोवाइड हाई फॉलर पोजीशन, कि हम लोग हाई फॉलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ऑप्शन डी, प्लग द एयर वेंट ड्यूरिंग द फीडिंग, हम लोग जो एयर वेंट है उसको प्लग कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो एनजी फीडिंग वाले पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन सी, प्रोवाइड हाई फॉलर पोजीशन। जब भी हम लोगों ने एज अ नर्स पेशेंट को एनजी ट्यूब प्रोवाइड करनी है तो पहले पेशेंट को हाई फॉलर पोजीशन देनी है, क्योंकि अगर हम लोग हाई फॉलर पोजीशन नहीं देंगे तो वहां पे चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट जो है एस्पिरेट कर जाए। तो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने पेशेंट को हाई फॉलर पोजीशन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया शुड बी पोजीशन्ड इन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पेशेंट है वो जनरल एनेस्थीसिया से रिकवर कर रहा है तो उसे कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है सुपाइन पोजीशन, फॉलर पोजीशन, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, या फिर साइडलाइन पोजीशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन डी, साइडलाइन पोजीशन, लिटरल पोजीशन जिसे हम कहते हैं। तो जब भी पेशेंट एनेस्थीसिया से रिकवर होता है तो हम उसे साइडलाइन पोजीशन देते हैं, क्योंकि
उस टाइम पे जो सिक्रीशंस होती हैं, उसकी ओरल सिक्रीशंस होती हैं, वो एस्पिरेशन होने का चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं। इसलिए हम उसे साइडलाइन पोजीशन देंगे ताकि जो सिक्रीशन, उसकी ओरल सिक्रीशन जो है आ रही है, वो अपने आप ही साइड फेस जब हम लोग उसका कर देंगे तो वो जो सिक्रीशन है वो अपने आप ही उसके माउथ से बाहर चली जाएंगी। तो इसलिए हम ऑलवेज जो साइड लेटरल पोजीशन है उसको प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, टू परफॉर्म कैथेटराइजेशन द नर्स शुड प्लेस अ वुमन इन द। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब भी हम कैथेटराइजेशन करते हैं तो हमें कौन सी पोजीशन देनी चाहिए इन अ फीमेल पेशेंट। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, ऑप्शन बी लिथोटमी पोजीशन, ऑप्शन सी सुपाइन पोजीशन, या फिर साइडलाइन पोजीशन, कि हमें कौन सी पोजीशन इनमें से देनी है जिससे हम पेशेंट का कैथेटराइजेशन कर सके। तो ऑप्शन जो करेक्ट है दैट इज द ऑप्शन ए, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो आप लोग ये वाली इमेज दे सकते हो कि डॉर्सल जो रिकम्बेंट पोजीशन होती है वो कौन सी होती है। इसमें हम लोग जो पेशेंट की नीज होते हैं उनको फ्लेक्स करते हैं और जो थाइस वाला एरिया होता है इन बिटवीन द नीज उसको थोड़ा सा वाइड करते हैं। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला। तो जब भी हम लोगों ने नेजल कैनुला पेशेंट को लगाया हुआ है तो उसमें ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है वो कितना होगा। तो ऑप्शन है यहाँ पे 1 to 4 लीटर पर मिनट, 4 to 7 लीटर पर मिनट, 3 to 6 लीटर पर मिनट, या फिर 6 to 8 लीटर पर मिनट। तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि जो नेजल कैनुला होता है वो कैसा होता है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी हम नेजल कैनुला के थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें कितना अमाउंट जो है ऑक्सीजन का डिलीवर करना होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। जब भी हम लोग नेजल कैनुला के थ्रू ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में तो हमारा जो ऑक्सीजन का फ्लो है 1 to 4 लीटर या 1 to 6 लीटर पर मिनट होना चाहिए। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स दिए गए हैं जो ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए हम पेशेंट में देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है नेजल कैनुला जिसमें हम 1 to 6 लीटर पर मिनट जो ऑक्सीजन है डिलीवर करते हैं पेशेंट को। तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने ए ऑप्शन करेक्ट दिया है क्योंकि यहाँ पे जो रिलेवेंट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए है कि 1 to 4 लीटर पर मिनट हम लोग जो है बाय नेजल कैनुला जो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो ज्यादा ऑक्सीजन बता रहे हैं। तो जो हमारा नियर बाय आंसर है वो ए ऑप्शन है, तो इसलिए हमने ए ऑप्शन को करेक्ट किया। तो सेकंड वाला यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं फेस मास्क, अगर सिंपल वाला फेस मास्क देखते हैं तो उसमें हम लोग कितना ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं 5 to 10 लीटर पर मिनट जो ऑक्सीजन है हम लोग सिंपल मास्क में एक पेशेंट को डिलीवर करते हैं। तो नेक्स्ट है फेस टेंट। जो फेस टेंट होता है उसमें 10 to 15 लीटर पर मिनट जो ऑक्सीजन होती है उसमें हम पेशेंट को डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट है वेंचुरी मास्क जो हम सीओपीडी वाले पेशेंट में मोस्टली यूज करते हैं। इसमें जो फ्लो रेट रहता है ऑक्सीजन का वो 2 से लेके 15 लीटर पर मिनट होता है। नेक्स्ट है नॉन रीब्रीदेबल मास्क जो होता है इसमें 10 से 15 लीटर पर मिनट जो ऑक्सीजन होती है वो डिलीवर की जाती है। नेक्स्ट है हाई फ्लो कैनुला जहां हम लोग जिसे हाई फ्लो नेजल कैनुला जिसे कहते हैं। ओनली इस वाले कैनुला में हम जो ऑक्सीजन है अप टू 60 लीटर पर मिनट डिलीवर करते हैं। तो ये है अनदर डिवाइसेस जो हम लोग जब भी पेशेंट में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना होता है तो इन सब चीजों की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द पर्पस ऑफ ह्यूमिडिफाइंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी इज दैट द ऑक्सीजन इज। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी हम लोग किसी पेशेंट को एज अ नर्स ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं, जब ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाइंग करने का पर्पस क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अ हॉट एयर एंड इट मे बर्न ट्रेकिया। एयर होती है वो हॉट होती है इसलिए वो जो हमारा ट्रेकिया है उसको बर्न कर देती है, इसलिए हम लोग ह्यूमिडिफाइंग का यूज करते हैं। ऑप्शन बी है इजीली एब्जॉर्ब बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन एड्स H आयंस टू इट। तो ह्यूमिडिफाइंग कह रहे हैं कि ह्यूमिडिफाइंग जो ऑक्सीजन है हम इसलिए एडमिनिस्टर करते हैं क्योंकि ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। ऑप्शन 3 है यहाँ पे फ्री ऑफ पैथोजेंस बाय ह्यूमिडिफिकेशन। अगर हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं, ह्यूमिडिफिकेशन वाला ऑक्सीजन पेशेंट को दे रहे हैं तो वो फ्री ऑफ पैथोजेंस होता है। ऑप्शन डी है यहाँ पे अ ड्राई गैस में थिकन द
म्यूकस की हम लोग जो ह्यूमिडिफाइंग ऑक्सीजन है इसलिए एडमिनिस्टर करते हैं क्योंकि वहां पे जो गैस होती है, जो ड्राई गैस होती है, वो जो हमारी म्यूकस लेयर है उसको थिक कर देती है। तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन 4th कि ड्राई गैस जब भी हम किसी पेशेंट में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं विदाउट ह्यूमिडिफायर, अगर हम लोग उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो जो ड्राई गैस होगी वो हमारी जो म्यूकस लेयर है उसको बिल्कुल थिक कर देगी, ड्राई कर देगी, जिससे वहां पे क्रैक होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम हमेशा जो ह्यूमिडिफायर है वहां पे लगाते हैं, फिर हम लोग ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट विच कलर्ड प्लास्टिक बैग इज नॉट यूज्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो हॉस्पिटल सेटिंग्स होती हैं वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट होता है प्रॉपरली, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा एक प्लास्टिक का बैग का कलर है जो हम हॉस्पिटल सेटिंग में नहीं यूज करते हैं। तो ऑप्शंस है यहाँ पे ग्रीन कलर, रेड, येलो या फिर ब्लू। तो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन ए। ग्रीन कलर का जो बैग होता है, प्लास्टिक बैग होता है, हम हॉस्पिटल सेटिंग में नहीं यूज करते हैं। रेड बैग भी यूज करते हैं, येलो बैग भी यूज करते हैं और ब्लू बैग भी यूज करते हैं। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए, जो रेड बैग है हम प्लास्टिक का जो भी वेस्ट रहता है हम रेड वाले डस्टबिन में या फिर रेड प्लास्टिक बैग में डिस्कार्ड करते हैं। येलो जो भी एनाटॉमिकल वेस्ट होता है हम लोग येलो प्लास्टिक बैग में डिस्कार्ड करते हैं। तो जो ब्लू कलर का प्लास्टिक बैग होता है वो हम शार्प चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ब्रोकन एम्प्यूल्स हो गए, तो वो सब चीजें हम लोग ब्लू वाले प्लास्टिक बैग में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द नॉर्मल एडल्ट इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज। यहाँ पे आईसीपी पूछा गया है कि जो नॉर्मल एडल्ट में आईसीपी होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन है 0 से लेके 15 mm of Hg, 60 से 70 mm of Hg, या फिर 80 से 100 या फिर 20 से 40 mm of Hg। तो यहाँ पे हमें आईसीपी बताना है एडल्ट में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 0 से लेके 15 mm of Hg जो आईसीपी है वो एडल्ट में नॉर्मल काउंट किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। अगर आप लोगों को ये वाला कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी अपडेटेड वीडियो है आप लोगों तक पहुंच पाए। तो अपना जो फीडबैक है प्लीज अपने रिव्यूज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।